नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम नी सर्जरी से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा वजन ज़्यादा है तो मेरी सर्जरी नहीं हो सकती, मेरी उम्र ज़्यादा है इसलिए सर्जरी नहीं हो सकती। तो ये बातें कितनी सही है कितनी गलत, ये सब कुछ जानेंगे। और इस बारे में बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर निशिकांत कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हड्डी के डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सर, नी सर्जरी को लेकर लोगों के मन में बहुत से वहम होते हैं। कई सारे ऐसे सवाल रहते हैं कि वज़न ज़्यादा है तो सर्जरी नहीं हो सकती, उम्र ज़्यादा है, या इन तमाम कारणों के कारण सर्जरी को लोग टाल देते हैं। तो मैं चाहूँगी आज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि नी सर्जरी आज की डेट में कितनी बदल गई है, वज़न और उम्र से इसका क्या रिश्ता है। पहली बात तो ये सिर्फ नी सर्जरी को लेकर नहीं है, लोगों के दिमाग में मिथ हर सर्जरी को लेकर है। और नी सर्जरी को लेकर तो सबसे ज़्यादा भ्रम ही है, वाजपेयी जी के ज़माने से ये भ्रम ही चला आ रहा है। सबसे ज़्यादा भ्रम ये है कि अगर मेरा वेट बढ़ गया है तो मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, अगर मेरा वेट कम है तब इसके लिए एलिजिबल हूँ मैं। सेकेंड है कि अगर मेरा एज कम है तब मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। लेकिन मैं ये फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपकी एज और वेट इसके लिए कोई फैक्टर नहीं है। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक होती है कि आपकी जोड़ों में, आपकी नी में दर्द कितना है और आपकी ये दैनिक दिनचर्या को कितना प्रभावित कर रहा है। अगर ये पेन इतनी है कि आपकी अपनी लाइफस्टाइल को ये रोक रहा है, चाहे आपका एज कितना भी हो, 25 हो, 30 हो, चाहे 90 हो, तब भी ऑपरेशन करना है। हाँ, पेशेंट हैज़ टू बी फिट फॉर दिस। अगर आप इसके लिए हैं, ऑपरेशन के लिए हैं, तो बिल्कुल आपको इसमें ऑपरेशन कर कर एक नॉर्मल लाइफ दी जा सकती है इसमें। डॉक्टर साहब, सर्जरी को लेकर, स्पेशली नी सर्जरी को लेकर लोगों के मन में जो एक डर रहता है वो ये है कि दर्द बहुत ज़्यादा होगा और सर्जरी के बाद भी मूवमेंट पहले जैसा तो होने नहीं वाला है। तो ऐसे में मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये बताएं कि इलाज के तरीके कितने बदल गए हैं। ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि मैं पहले ऐसा नहीं हो पाऊंगा। ऑपरेशन करने का पर्पस ये है कि आपको पहले जैसी लाइफ में दोबारा वापस ले आया जाए। ऑपरेशन करने के बाद 3 चीज़ें हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ें होगी, आपकी लाइफ में चेंज होगी। कि आपका घुटना पूरा मुड़ता है, पूरा का मतलब है जितना आपका अर्लियर डेज में मुड़ता था उतना मुड़ता है। फुल रेंज ऑफ मोशन लगभग 0 to 140 डिग्री की मूवमेंट होती है। दूसरा, बिना दर्द का मुड़ता है, पेन नहीं करता है। और तीसरा, पूरी ज़िंदगी आपकी घुटने से आपको कोई परेशानी नहीं होती है। तो इस फॉर योर लाइफ, ये ज़िंदगी भर के लिए ऑपरेशन किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि 5 साल के लिए किया गया, 10 साल के लिए किया। आज के डेट में जो हम लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जितने बोन प्रिजर्विंग सर्जरीज यूज़ करते हैं, हम लोग इसमें टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और जिस काइंड ऑफ टेक्निक्स, सीमेंटिक टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसमें ये घुटना अगर ऑपरेट किया गया तो ये लगभग पूरी ज़िंदगी आपको साथ देता है। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ी लापरवाही जो लोग करते हैं वो ये है कि एंड मोमेंट तक सर्जरी का इंतज़ार करते हैं कि जितना हम टाल सकते हैं उतना सर्जरी को टाल दे। तो ये कितना गलत हो सकता ये है। सबसे गलत चीज़ है कि हमारे यहाँ जो कॉमन माइंडसेट है कि जब तक इस सर्जरी को टाल सकते हैं, जब तक चल रहे हैं चलाओ। ये माइंडसेट हमारी है, जब तक जो चल रहा है चलाओ, जब एकदम लाचार हो जाएंगे तब जाएंगे। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ इन चीज़ों को कि अगर आपका जो घुटना होता है वो आपकी मसल्स पे बेस्ड होता है, आपकी क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, वो मसल्स उसको रेगुलेट करती हैं। अगर आप इतने दिनों तक उसको पेन को झेलते रहेंगी, आपकी लाइफस्टाइल लिमिट होती रहेगी, तो मसल्स वीक होंगी। तो बाद में जो हम ऑपरेट भी करेंगे वो तो मसल्स ही नहीं रहेगा, तो हम वो आपको रिजल्ट कहाँ से दे पाएंगे। तो अगर आपकी मसल की स्ट्रेंथ ही नहीं रही, बोन में वो स्ट्रेंथ ही नहीं रही, तो इवन आफ्टर डूइंग द बेस्ट ऑफ द सर्जरीज हम आपको वो रिजल्ट जो हम क्लेम करते हैं वो आपको हम नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसको अननेसेसरी का डिले नहीं करना है। इसके लिए बैठकर इसको पालना नहीं है कि जब तक हम एकदम बेड पर नहीं चले जाएंगे तब तक हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाएंगे। अगर आपको पेन हो रही है, आपको लग रहा है कि आपको नियमित रूप से दर्द की दवाइयाँ खाने की नौबत पड़ रही है अपने घुटने के दर्द के लिए, जो काम आप पहले कर रहे थे अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेट क्लाइंबिंग में दिक्कत हो रही है, यहाँ से 100 मीटर चलने में भी आपको लगता है कि हम नहीं चल पा रहे हैं, आपको काम करने की लाइफस्टाइल लिमिट हो रही है, प्लीज़ गो फॉर इट। इस सर्जरी को करने के बाद आपको एक नई जिंदगी मिल सकती है, एक बेहतर जिंदगी मिल सकती है। जी डॉक्टर साहब, लोगों को ये लगता है कि जब नी सर्जरी हो जाती है, यानी कि घुटना बदल दिया जाता है, उसके बाद उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ को छोड़ना पड़ेगा, स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएंगे या ड्राइविंग जैसी चीज़ें भी नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्युटली नॉट। आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होती है। ऑपरेशन करने का पर्पस ही है कि आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए। जो काम आप पहले नहीं कर पा रहे थे वो काम आप कर पाएँ। आप बिल्कुल ड्राइव कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, माउंटेन क्लाइंब कर सकते हैं। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग यू वांट।
सर, एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि अब जो नी सर्जरी होती है उसमें टेक्निक्स क्या-क्या नई आई हैं? देखिए, नी सर्जरी बहुत इवॉल्व की है, ठीक है? आप देखेंगी तो ये लगभग 50 ईयर से ऑपरेशन चला आ रहा है ऑपरेशन करने का, लेकिन टेक्निक्स में बहुत बदलाव आए हैं। पहले तो हम लोग जो ऑपरेशन करते थे वो कन्वेंशनल टेक्निक कहते थे, जिसमें कि एक जिग के थ्रू इसमें ऑपरेशन किया जाता था। तो वो सबसे ज़्यादा मानक है, लगभग आप देखेंगी तो पूरे वर्ल्ड वाइड अभी भी 90% सर्जन्स उसी को यूज़ करते हैं। कुछ टेक्निक बीच बीच में इवॉल्व होती रहती है, जैसे कि बीच में आई एक PSI कहते हैं, उसका नाम होता है पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं। मतलब कि आपकी नी की एक CT स्कैन करने के बाद एक मॉडल बनाई जाती है और उसके अनुसार एक आपको एक मॉडल बना कर दिया जाता है कि इसमें जो बोन कट होगा उसका अलाइनमेंट क्या होता है। लेकिन वो भी आई और गई वाली बात हो गई। शुरू में आई, कुछ लोगों ने उसको प्रमोट किया, लेकिन फिर बाद में भी वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया उस टेक्निक को लेकर। फिर बाद में आई कंप्यूटर नेविगेशन। ये टेक्निक भी शुरू में आई और इन्होंने क्लेम किया कि आपकी जो बोन को जो छाटा जाएगा वो एक कंप्यूटर गाइड करेगी आपको, इसमें कितने डिग्री का एंगल होगा, कितने स्लोप होंगे, कितना मिलीमीटर का आपको गैप क्रिएट करना है। एक कंप्यूटर में आप डाटा फीड कीजिए, आप अपनी सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग को फीड कीजिए और वो आपको डायरेक्ट करेगा कि इसमें कितना लेना है। ये भी टेक्निक आई, बहुत लोगों ने इसको बहुत क्लेम किया, बहुत आगे बढ़ी चीज़ें ये, लेकिन आज के डेट में वो भी एक डिसरिप्यूट में चली गई। कहने का मतलब है कि वो भी देखा गया कि ये भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिया। जो नॉर्मल टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे थे वो भी उतना ही रिजल्ट दे रही है, कोई एडेड एडवांटेज उसका नहीं हुआ। फिर एक चीज़ आई, हम लोग कहते हैं आई असिस्ट। इस तरह का आईपॉड सिस्टम आता था एक। इसमें क्या होता है कि इस पेशेंट में आप देख रही हैं, ये एक तरह का आईपॉड है छोटा सा। ये हम लोग जो ऑपरेट करते हैं तो पेशेंट की घुटने पर हम लोग इसको रख देते हैं। आप देख रहे होंगे इस पर कुछ कैलिब्रेशंस मेंशन्ड है कि इसको भी हम लोग कहते हैं कि टिबियल और फीमोरल कट्स करने के लिए हम लोग इसमें डाटा फीड कर देते हैं। लेकिन इसके लिए कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है आपको। एक तरह का एक पैक में आती है ये, और डिस्पोजेबल पैक्स में आती है ये, हर पेशेंट के लिए अलग अलग आती है ये। एक पैक खोला, आपने पेशेंट के ऊपर इसको अटैच किया और यही आपको डायरेक्ट कर देता है कि इसमें कितना डिग्री का अलाइनमेंट आपको चेक करना है। मतलब कि आप जब जो फीमर का कट ले रही हैं तो वो कितना डिग्री का अलाइनमेंट होगा। ये एक तरह का आईपॉड सिस्टम, हम लोग कहते हैं ISS सिस्टम। ये एक सिस्टम अभी है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं लोग, जो कि बहुत कॉमनली अवेलेबल है। तो ये सिस्टम अभी फिर भी मैं बोलूँगा कि एक मानक है हमारे यहाँ, जिसको कि हम लोग ज़्यादा बेटर अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फिर आज के डेट में एक नई चीज़ आई है रोबोटिक्स कहकर, कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कहकर। ये भी मैं कहूँगा एक तरह का ये मार्केटिंग गिमिक है। इसको अपने आप को मार्केट करने का तरीका है, कॉस्टली मशीन होती है, लेकिन इसका भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा लोगों को नहीं मिल पाया। एक तो लगभग मशीन ही 10-15 करोड़ की आती है, उसके बाद इसके अगर इतना कॉस्ट कोई मशीन का हो रहा है, उसका कुछ एडेड एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है लोगों को। क्या देखो होता है इसमें, जो नॉर्मल अगर आप घुटने का ऑपरेशन कर रहे हैं तो नॉर्मली ये आधा घंटे का ऑपरेशन होता है। अगर आप किसी और दूसरे मशीन से, चाहे नेविगेशन से यूज़ कर रहे हैं या रोबोटिक्स के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, ये टेक्स अबाउट 1.5 to 2 आवर्स। तो आपका टाइम बढ़ जाता है। जैसे ही आपका टाइम बढ़ता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि DVT, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, हार्ट के अटैक का खतरा, ये सब कॉम्प्लिकेशंस एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं, नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि बहुत एडेड एडवांटेज नहीं है, लेकिन उसके कंपेरिजन में कुछ ऐसी रिस्क बढ़ जाती हैं, इन्फेक्शंस होने के चांसेस, हार्ट के खतरे का, दिल का दौरा पड़ने का खतरा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा, ये सब खतरा अगर बढ़ रहा है तो उसका मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई बहुत ज़्यादा उसका एडवांटेज मिलने वाला है। तो आज के डेट में आई स्टिल फील द कन्वेंशनल टेक्निक, देखिए सर्जरी जो होती है वो सर्जन्स के हाथ का कला है, ठीक है ना। और जो नी सर्जरी है ये मोस्टली, हमेशा बोलता हूँ, ये सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी है। मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा बोन पर ऑपरेशन नहीं है। सॉफ्ट टिश्यू कैसे हैंडल करते हैं ये उसका ऑपरेशन है। तो सॉफ्ट टिश्यू को हैंडल करने का मतलब मसल्स, लिगामेंट्स उसके अंदर जो होते हैं उसको कितना आप हैंडल करते हैं डेलिकेटली, ये सर्जरी उसी की है। वो आप हैंडल करते हो, अपने जो सर्जन्स होते हैं वो अपनी फील एंड टच, हम लोग कहते हैं जो मैनुअल डेक्स्ट्रिटी कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट होती है। वो सर्जन्स के पास वो कला होनी चाहिए। इसको कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर सकती है जी। तो इसलिए मैं भी बोलूंगा, जो एक सर्जरी तभी अच्छी हो सकती है जब आपका जो सर्जन है, तो मूर्ति तभी अच्छी बनेगी जब उसका जो हस्तकार होगा, जो उसके कलाकार होंगे वो अच्छे होंगे जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।